अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, ये माउस भी कर दीजिएगा। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसे हम डिस्कस करेंगे। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कुछ एक दो बच्चों के मैसेजेस जो हैं वो आए हैं। एक बच्चे के कासिम वालेकुम अस्सलाम, हमज़ा वालेकुम अस्सलाम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी जो वर्ड है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। आपको मैं थोड़ी सी जनरल टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, उसे आपने याद रखना है। देखिएगा, एक वर्ड होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी डिपार्टमेंट, पल्मोनरी सर्जरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एटसेट्रा। दिस इज जस्ट स्पेसिफिक फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके लिए ये सब। वेलकम टू campus.pk। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे हैं यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम सहर। और इसके साथ अब एक और वर्ड होता है जिसे आप कहते हैं कार्डियक। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सुना होगा आपने। कार्डियक मसल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आर्टरी, कार्डियक वर्ड इज स्पेसिफिक फॉर द हार्ट। ये हार्ट और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर उसके लिए स्पेसिफिक है। इसी तरह नर्वस, ठीक है, उसे हम कहते हैं नर्वस नहीं होता है ये, इसका नाम है न्यूरो डिपार्टमेंट। ठीक है, जो न्यूरो साइंसेज या न्यूरो डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जरी, ठीक है, ये सारा किसके साथ एसोसिएटेड? ब्रेन एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड होता है रीनल। रीनल इज जस्ट स्पेसिफिक फॉर द, किसके लिए होता है जी? किडनीज के लिए। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मीरब, वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे जितने भी हैं। वेलकम टू campus.pk। अच्छा जी, आपसे आज जो है ना लास्ट में थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। आज आपका टेस्ट भी है। आपको जो है वो शायद नहीं, आपका टेस्ट किसी भी वक्त हो सकता है। सिलेबस में आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता देता हूँ। आपका जो आज का टेस्ट होगा उसमें है जी आपका पेज नंबर, आप कह सकते हैं पेज नंबर 1 to 6। ठीक है, आज आपका टेस्ट है। टेस्ट होगा आपका पेज 1 to पेज 6। ठीक है, ये आपका आज टेस्ट है। तो इसमें से आपने MCQ जो है वो तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। इन MCQs का आपका जो है वो टेस्ट होगा। MCQs डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं और इजी भी हो सकते हैं। जिस तरह बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के ऊपर होते हैं तो वो आपने प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं मैं साथ साथ आपको मार्क करवाता हूँ। दिस इज द MCQ, दिस इज द इम्पोर्टेंट MCQ, दिस इज रिपीटेड इन द बोर्ड पेपर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं सारा कुछ बता रहा हूँ आपको, तो उसे आप फॉलो किया करें। मैंने आपको ये कहा हुआ है कि आप लेड पेंसिल, एक कच्ची पेंसिल साथ रखें। जहाँ पे जो चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ फ़ौरन से उसके साथ वो लिख लें, चाहे उर्दू में लिख लें, कुछ किसी भी तरह लिख लें। इंपॉर्टेंट MCQs, बोर्ड पेपर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप अपने लिए मुनासिब समझें। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, तो अब हम टॉपिक, बेटा ये लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आज है हमारा टॉपिक। ठीक है, एक ज़रा छोटी सी एक चीज़ पीछे हमारी रह गई है। पेज नंबर 8 पे आए ज़रा। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, चलें हमारी टीम से देख लेती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कि नज़र नहीं आ रहा, जो उसको बेसिकली बायो पढ़ा के तो वो सिचुएशन यही हो जाती है। अच्छा जी, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है दिस इज़, थोड़ा सा हम पीछे वाला डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 8 पे एक तो आपको डायग्राम नज़र आ रही है लंग्स की, किस तरह रेस्पिरेशन हो रही है, वो हमने कल एनिमेशन में देखी थी अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फर्दर कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड वो है जो एंटर होती है, एक्सपायर्ड वो है जो आउट होती है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन मैकेनिज्म जो है इसे फाइंड आउट करना और इसको फॉलो करना कि इसमें कितने % ऑक्सीजन ऐड अप होती है, कितनी जो है वो वापस आती है। ठीक है, तो ठीक है, इट्स ओके। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले देखिएगा, ये आपने टेबल याद रखना है। इसमें से MCQs आते हैं वो वाले जिनकी परसेंटेज वेरी करती है, मतलब नाइट्रोजन, विच गैस इज सेम कंसंट्रेशन इन इंस्पायर एंड एक्सपायर्ड एयर। दिस इज नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो 78% होती है, तो इस तरह वो चलती रहती है। ठीक है,
तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 21% इंस्पायर होती है और 16% एक्सपायर होती है जो बाहर आती है, बाकी हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो होते हैं बर्ड्स जो है वो तकरीबन 90% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जो है वो तो थोड़ी सी मतलब 4 to 5% ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसे हम इनहेल कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 एंड 4, इसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट बाहर आ रही है जबकि एंटर होने वाली अमाउंट काफ़ी कम है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बाद है नाइट्रोजन 78%, दोनों में 78, बेसिकली 78% होती है, 79 लिखा है, दिस इज अ मिस्टेक, लेकिन आप बुक को फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स विजिबल सैचुरेटेड वेरिएबल, सॉरी, जो इंस्पायर एयर होती है दिस इज वेरिएबल। टीचर मैंने हर लेक्चर में, अच्छा जी ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब है जितने हवा में वेपर्स हैं वो हम इनहेल करेंगे, और जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें वेपर्स, दिस इज अ फुल ऑफ वेपर्स ऑफ वाटर। जिस तरह आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में आप क्या करते हैं जी, बगैर सिगरेट पे ये धुआं निकाल रहे होते हैं, वो ऐसे करके काले इंजन बने होते हैं माशाल्लाह सारे, कुछ ना कुछ करते हैं, आपको अंदाज़ा है इसका। तो वो जो है ना, हम एक्सपायर एयर, जो एयर बाहर निकाल रहे हैं बेसिकली, उस एयर में हमारे अंदर जितना पानी है वो पानी भी साथ निकल रहा है वाटर वेपर्स फॉर्म में, ठीक है। कभी आपने क्या शीशा जो है या मोबाइल की स्क्रीन ऐसे करते हैं तो उस पर वो ना पानी नमी आ जाती है, वो कहाँ जाती है, बेसिकली these are the water vapors which are present in the expired air. So in case if we expired the air, this is saturated with the water vapors which is present inside the body and these are expired with breathing. हमारे ब्रीथिंग से हमारी जो उसके साथ जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या होता है जी, हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है कि जो बाहर एयर आ रही है वो सैचुरेटेड होती है, ठीक है। अच्छा इट्स ओके, गोरे इंजन वैसे मैंने नहीं देखे आज तक मतलब मेरा बात करने का सिर्फ वो एक जस्ट जोक था कि मतलब होती रहती है बात। मेरा मैम हम हर सब्जेक्ट में रिव्यू देंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली आप हर सब्जेक्ट में बताएं कि आपके टीचर जो है वो किस तरह का पढ़ाते हैं, जो मुझ जैसे फजूल टीचर इनको फारिग कराएं, अच्छी बात है ना ताकि अच्छे लोग आ सकें। तो इसके बाद जो है आगे की बात वो ये है कि वो सैचुरेट होती है क्योंकि हमारे अंदर वाटर कंटेंट एक स्टेबल अमाउंट में मौजूद है, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रहते, इसलिए पानी हमारे अंदर, ठीक है। उसमें अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरिएबल ऑलमोस्ट नोन, हमारे अंदर जो एयर जाती है दिस इज वेरिएबल। अगर आप किसी इस तरह के एरिया में खड़ा है जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है तो वो डस्ट एंटर होगी बॉडी में, अगर क्लियर एरिया में तो क्लियर होगी, लेकिन जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल कोई कुछ नहीं होता, फिल्टर्ड एंड क्लीन एंड नीट एयर। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर होती है उसके अंदर, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल उसके अंदर या स्मोक है कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। अगर स्मोकर है फिर स्मोक हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट टेम्परेचर वेरिएबल, जो हम बॉडी में अगर ठंडी हवा में सांस ले रहे हैं तो वो ठंडी होती है, अगर गर्म में तो वो गर्म है, लेकिन जो बाहर निकालते हैं दिस इज आई वांट के पहले टेस्ट ले लें। बेटा टेस्ट का जो मैकेनिज्म है ना दानिया, वो हमने डिराइव इस तरह से किया, वो लास्ट में होता है, ठीक है। मतलब आपको बहुत अच्छा तैयार देखते हैं फिर आपके पूरे नंबर आते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आप इतने एक्साइटेड हैं इसका मतलब आपकी फुल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो आपका एक टेस्ट मंडे को होगा, एक थर्सडे को होगा। अभी शेड्यूल में आपको लग गया है, होपफुली इसे शायद डेली बेसिस पे कर दिया जाए, मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा या आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो है ना वो आपका डेली बेस पे 5 MCQ का जो प्रीवियस डे टॉपिक पड़ा है वो आपका उसी तरह से टेस्ट हो जाया करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है हम जहाँ पे भी सांस ले रहे हैं वो वहीं का टेम्परेचर हम एयर इंस्पायर करेंगे। जो एक्सपायर्ड एयर है जिसे हम बाहर निकाल रहे हैं वो किस तरह की होगी जी, वो होगी एक्सपायर्ड एयर, वो होते हैं जिसे हम बाहर निकाल रहे हैं। एक्सपायर एक चीज़ हो जाती है कि दिस इज़ नॉट फर्दर यूजेबल अगेन, कि ये आगे इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। एक्सपायर्ड एयर वो है जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो एक्सपायर्ड है, उसमें से हमने अपने काम की चीज़ निकाली, ऑक्सीजन यूज़ कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से उसको फिल कर दिया। अब उस अमाउंट में, उस एयर में हम सांस नहीं ले रहे, मतलब वो जो हमने ब्रीदिंग निकाली है, जो सांस निकाला है, वो हमारे लिए दोबारा इनहेल नहीं हो सकता, उसको निकाल देंगे और एयर हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एयर निकलते ही फैल जाती है, ठीक है। तो हम दोबारा से उसे इस्तेमाल करें, ठीक है।
एक्सेलेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन भी कहते हैं, एक्सपायर्ड एयर भी कहते हैं, एक्सेल, जो भी आप ये 3-4 टर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है जी टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर, जो कि 37 सेल्सियस है। अगर आप ठंडी हवा में सांस ले रहे हैं वो 37 सेल्सियस की होकर निकलेगी। अगर आप गर्म हवा में सांस ले रहे हैं, आप 40 सेल्सियस की हवा एंटर कर रहे हैं, देन वो भी 37 सेल्सियस की होकर बाहर निकलेगी, वो कूल हो जाएगी। और गर्म हवा है तो वो कूल हो जाएगी, अगर ठंडी हवा है तो वो हॉट हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हवा हमारे लंग्स में जाएगी, वहाँ का टेम्परेचर कितना जी 37 सेल्सियस, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है। और ये इसी तरह ही चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ 37 से। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो फीवर हो जाता है, ठीक है। उससे फिर हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। ले जी तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे। ये आपने इसकी वैल्यूज़ वगैरह जो हैं पहली 2-3 जो हैं वो याद रखने वाली चीज़ है ज़्यादा आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसाइल क्या क्या हैं। उस्मान भाई व्हाट डू यू मीन बाय 3 ईयर मैट्रिक? अच्छा, आपकी अपनी डिस्कशन है, खैर। तो आप मुझे बताएं जी, क्या बताएंगे? चलो मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन करूँगा आपसे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, जो आपने बताना होगा, ठीक है। ले जी नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रोंकाइटिस, फर्स्ट डिजीज़ है। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, मैं आपको वैसे सिंपली बता देता हूँ। रेस्पिरेटरी क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वर्ड है जी, ठीक है। डिसऑर्डर मसला है, कोई मसाइल हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आगे फिर बहुत सारे उसकी हम बात करते हैं अलग अलग से, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं इसमें असल चीज़ ये है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आज क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, मैं भी ज़रा देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं जो एब्सेंट हैं। मतलब मेरी होती है यहाँ पे कंसंट्रेशन, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहता, ताकि डाइवर्ट ना हो जाए टोटली, हम इधर से उधर को ना चले जाएं तो इसलिए तो अब हम बात करते हैं आगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में कि क्या क्या इस तरह के मसाइल हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर अप कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। एक हमारे पास ब्रोंकाइटिस है, फिर एस्थमा है, फिर नमोनिया है। ये 3-4 हमने जो डिसऑर्डर्स हैं ये कंप्लीटली डिस्कस करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के लिए तो वो ये है कि कोरोना वायरस कोविड-19 इज अ बेसिकली सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है। और आपको पता है कि इसका जब हम टेस्ट करते हैं, जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया नेगेटिव, वो टेस्ट ब्लड से नहीं करते, वो हम नेजल कैविटी में से या लंग्स के अंदर से एक टिश्यू निकालते हैं, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसके साथ से, ठीक है। तो वहाँ से हम चेक करते हैं उनके अंदर वायरस प्रेजेंस, क्योंकि ब्लड में नहीं आता वायरस, ये लंग्स के अंदर आता है, वहीं पे ग्रो करता है। इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि सारा कोलैप्स कर देता है सिस्टम, लंग्स से ही बाहर आता है। तो ये कोविड-19 वहीं पे रहता है, ठीक है। इसका टेस्ट भी वहीं से होता है। तो दिस इज आल्सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे नौजवान हजरात जो भी हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, फॉर एग्जांपल दे आर सेंसिटिव टू पोलन एलर्जी, कोई भी किस्म की एलर्जी है आपको, ब्रोंकाइटिस है, मतलब किसी भी किस्म का टीबी जिसे आप एक होता है वो कहते हैं, किसी भी किस्म का लंग्स का इशू है, या आप स्मोकर हैं, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, तो फिर आपके लिए कोरोना वायरस जो है बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। 9th में किसी के नंबर 480+ आए हैं क्या? हमजा बताएं जी, आए हैं क्या? देखते हैं किसके आए हैं। हमजा के तो आए हैं। आपके कितने हैं हमजा? अच्छा, 9th का रिजल्ट नहीं आया वेरी गुड। अच्छा जी, अब देखें तो अब हम आगे जो बात वो करते हैं वही है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें कोई भी है जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीना छोड़ दें, ताकि जो भी कोई आपके बुजुर्ग हैं, कोई भी लोग हैं, कोई हुक्का पीना शुरू कर देते हैं, देहात के लोग, उनकी हैबिट होती है रेस्पिरेटरी। आपको पता है, मैं डेथ रेट की बात कर रहा था लास्ट टाइम कि डेथ रेट बहुत सुप्रेस हो गया, कम हो गया है। वो इसलिए कम हो गया है कि
हमने प्योर फूड लेना शुरू कर दिया, घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। उसकी वजह से जब बाहर की हम चीज़ें नहीं खाते तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो बाहर की फूड होती है, जो आप किसी भी सेल पॉइंट से लेते हैं, चाहे कोई भी बड़ा ब्रांड भी है, तब भी दिस इज़ नॉट परफेक्ट फॉर आवर हेल्थ। वो हमारी हेल्थ के लिए उस तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती जिस तरह से हमारे घर में बनी फूड हो सकती है। तो ऑब्वियसली वो आपको डैमेज करती है। हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में बड़े रश होते थे, अब खाली हैं, कहाँ गए सब लोग? बीमार होते हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब खुद बियर कर लेते हैं, बाकी होते ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए एलर्जी वाले लोग, जिनको पोलन एलर्जी है या कोई भी इशू है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है किसी भी किस्म का, वो अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट रखें। और जो स्मोकर हजरात हैं उनसे ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इसे कैंसिल कर दें, बल्कि ओवरऑल ही इसे ख़त्म कर दें। क्योंकि जो हेल्दी पर्सन है ना, जिस तरह आप लोग माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक होंगे, जो हेल्दी पर्सन है वो कोरोना वायरस उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता, इतना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इफ़ेक्ट क्या है जी, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर देता है। वो किस तरह जी, देखिएगा, वो ऐसे करता है कि एक हेल्दी पर्सन ने किसी पेशेंट से कोरोना वायरस लिया, उसके अंदर मौजूद है लेकिन उसे इफेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज हिज इम्यून सिस्टम और हर इम्यून सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड देयर इज अ नॉट इफेक्ट ऑफ दिस वायरस ऑन हिज बॉडी, बट दिस वायरस इज स्प्रेड आउट टू अदर पर्सन। वो दूसरे लोगों तक उसमें से स्प्रेड आउट होके जा सकता है। ठीक है बेटा, आप लोगों की अपनी डिस्कशन ही चल रही है काफ़ी, खैर इट्स ओके। देखें जी, अब हम बात करते हैं आगे अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारे पास कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल, जो लोगों को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे हैं। ये वाला पैराग्राफ याद करने वाला नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूर है। The percentage of such disorder is particularly high in Pakistan because Pakistan is underdeveloped country। ये डेवलपमेंट तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता नहीं है, इस तरह आप कहते हैं। आई एम सफरिंग फ्राम इन्फ्लुएंजा। खैर अपनी केयर करें, हॉट वाटर या जो भी आप कॉफ़ी है या टी है या कोई इसको इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन pollutants not only in the urban but also in the rural atmosphere। हमारे यहाँ आपने देखा होगा जो बच्चे लाहौर में ये या बड़े शहरों में रहते हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से हैं आप लोग माशाल्लाह, तो इस तरह के लोग आप कभी रात को देखिएगा कि आसमान बिल्कुल नीला क्लियर नज़र आ रहा है, बिकॉज देयर इज नॉट एनी पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, वो बात यही है, बात यही कोविड-19 का ब्लड सक करके आया नहीं बेटा, दिस इज नॉट स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, क्योंकि ये ब्लड में है ही नहीं। कोविड-19 ब्लड में नहीं, ये लंग्स में होता है। ठीक है, तो रिहाब आपका क्वेश्चन काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट था कि मॉस्किटो इससे स्प्रेड कर सकता है। नो, मॉस्किटो इज नॉट स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ये कोविड-19 के लिए वेक्टर नहीं है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर शहरी इलाकों में भी, देहाती इलाकों में भी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, हवा की सूरत हाल है, दिस इज़ वेरी बैड। वो साफ़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ फ़िल्टर नहीं लगाती, पैसे दे के, रिश्वत दे के काम चल जाता है। फ़िल्टर लगाने चाहिए जो धुएँ को फ़िल्टर करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ कर रही है इंडस्ट्री, अब तो नहीं कर रही, अब तो स्टॉप है, वो बहुत टॉक्सिक होता है, वो हवा में मौजूद होता है, वो सारा हर एक पाकिस्तानी को डैमेज कर रहा है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं उस हवा में। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम ही अफेक्ट होता है, उसके बाद वो चीज़ ब्लड में एंटर होती है और फिर बाकी सिस्टम को भी अल्टीमेटली वो डैमेज कर रही होती है। ठीक है, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट, वो अब हम ये इसमें से मतलब कुछ नहीं, आपको जस्ट एक नॉलेजफुल चीज़ थी। ठीक है, बेसिकली ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यस, चिल्ड्रन पे जल्दी करता अफेक्ट एंड ओल्ड पीपल, बिकॉज चिल्ड्रंस आर अंडर डेवलपमेंट एंड द ओल्ड पर्सनस आर नॉट हैव मच मोर इम्यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू द हेल्दी पर्सन एंड यंग पर्सन। हाँ, ज़्यादा सोने से इम्यून सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है, बिल्कुल।
तो इसका मतलब है सुबह से लेकर शाम तक सो, आगे रोज़े हैं, आपने यही काम करना है माशाल्लाह से, रात को जागना है और सुबह को दिन को सोना है। तो आगे अब हमारा टॉपिक आता है बेसिकली ब्रोंकाइटिस, क्योंकि नॉलेज भी कंप्लीट आपको जो है उसे रिकवर करना होता है हमने। तो अब हम आगे अपना टॉपिक जो है वो देखते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी ठीक है, ये हमारे पास है जी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है आपके पास कि ब्रोंकाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को। जो जिस तरह मैं आपको बता दूं कि एक पाइप है, दिस इज अ विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप से आगे का एरिया है बेसिकली, जिसे आप कहते हैं ब्रोंकियोल्स बेसिकली, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। अब हम बात करते हैं जी किस तरह से। लें जी बेटा, ये दो मैंने डायग्राम बनाई ब्रोंकियोल्स की, ठीक है, इसमें किस तरह से वो इफेक्ट कर रहा है बेसिकली। अब ये देखिए जी, इसकी एक इंटरनल लाइनिंग है, अंदर की तरफ एक इसकी लेयर है। एक ये है कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ना वो इन्फ्लेमेशन हो गई और ये स्वेल हो गई अंदर की तरफ से ना, तो अल्टीमेटली इसका डायामीटर जो है वो अंदर की तरफ से कम रह जाए, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। जिस तरह कभी आपके कोई चोट लग जाए या मॉस्किटो बाइट की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली होता है। तो कोई भी पार्टिकल या बैक्टीरिया या कोई चीज़ जो जब अटैक करती है तो फ़ौरन से आपके ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई जो हैं उनके अंदर क्या है जी, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो अंदर की तरफ से। जिस तरह ये आप बोर्ड मार्कर देख रहे हैं ना, इसका एक स्पेसिफिक डायमीटर है। अगर ये मैं कंसिडर करूँ इट इज़ अ पाइप, अगर ये एक पाइप है, इसमें से एयर गुजर रही है, अगर ये अंदर की तरफ से अंदर को बढ़ जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर जिस तरह बोतल को पीने वाला स्ट्रॉ होता है या जूस पीने वाला स्ट्रॉ, उतना रास्ता रह जाएगा, बाकी तो इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश हो गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एयर पैसेज जो है, हवा के गुजरने का रास्ता जो है वो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, जिसकी वजह से हवा पूरी नहीं गुजर पाती, ठीक है। तो जब हवा पूरी नहीं गुजर पाती, आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है जी, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके जी। जी अभी कुछ ही देर में आपका टेस्ट भी स्टार्ट होगा, तो अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये अंदर की तरफ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि जी एयर पैसेज वे नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसका इफेक्ट अल्टीमेटली ये होता है कि सांस लेने में दुश्वारी, मुश्किल पेश आती है। लें जिसे रीड आउट करते हैं, देखते हैं। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई आर ब्रोंकियोल्स। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क में आपको करवा देता हूँ, इसमें से जितनी जितनी हेडिंग बनती हैं डेफिनेशन ये डिफाइन कर लें। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब। आपको पता है कि हमारे लंग्स के अंदर टोटली ना सेक्रेशंस होती हैं, म्यूकस होती है जो ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट पार्टिकल को, अदर चीज़ों को ट्रैप करती है। तो ये मौजूद होती है। इन्फेक्शन होने की वजह से तो ये ज़्यादा बढ़ जाती है अंदर की तरफ से, ठीक है। एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इंट्राट्यूब्यूल्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल एंड नैरो द ट्यूब, ठीक है। जब ज़्यादा सेक्रेशन होती है, बेसिकली वो होता यही है कि कोई एलर्जन पार्टिकल कोई बैक्टीरिया किसी भी वजह से जो हो सकती है, फूड की वजह से भी हो सकती है, तो जैसे ही वो इन्फ्लेमेशन होगी, म्यूकस भी ज़्यादा रिलीज़ होगा। उससे ओवरकम करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए म्यूकस रिलीज़ हो रहा है और साथ इन्फ्लेमेशन भी हो गई, तो वो और भी नैरो हो जाता है, रास्ता छोटा हो जाता है जहाँ से हवा गुजर रही है, ठीक है। तो अभी 5 मिनट बाद इंशाल्लाह आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपने देना है। इट इज़ कॉज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया आर एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट, टोबैको स्मोक। ये किसी भी केमिकल से हो सकता है, वायरसेस से, बैक्टीरिया से। वायरस बैक्टीरिया हवा में मौजूद हैं, कहीं भी किसी वक्त अटैक कर सकते हैं। जो स्मेल है, ख़ासतौर पर परफ्यूम वगैरह किसी को होती है, इससे एलर्जी, किसी को पोलन एलर्जी होती है, किसी को डिफरेंट टाइप की जो है वो, उनकी वजह से केमिकल इरिटेंट्स, केमिकल इरिटेंट, इरिटेशन कहते हैं चुभना या चुभने वाली स्मेल, उसे इरिटेशन बोलते हैं, केमिकल इरिटेंट, ठीक है। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक। 2 इसके टाइप्स हैं, एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक है। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द
ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये 2 हफ्ते तकरीबन रहती है। अगर हम बात करें एक्यूट की, ये क्वेश्चन मार्क है, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये पूरा पैराग्राफ आएगा इसका, ठीक है। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप chronic inflammation, it is usually last for the 3 month to 2 year। जो आपके पास क्रोनिक है, दिस इज द मोस्ट सीवियर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट। जो पहले होता है वो एक्यूट होता है। अगर एक्यूट की आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई भी डिजीज़ है उसकी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक के अंदर, ठीक है। तो क्रोनिक जब हो जाए तो उसको ट्रीट करना जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ है। सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस, ये सिम्टम, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो उसमें आप देखेंगे जी, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ, माइल्ड कफ खांसी है, माइल्ड विजिंग। विजिंग किसे कहते हैं जी? सांस लेने में सीटी की तरह की आवाज़ आना, हल्की सी, ठीक है, उसे हम कहते हैं विजिंग। सरसराहट किसी आवाज़ आती है सांस लेने, क्योंकि एयर पैसेज में नैरो हो जाता है ना, इस वजह से। फीवर है, बुखार है, चिल, कांपना वगैरह, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हवा का, सांस की तंगी, सांस घुटना आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब कोई आप सख्त काम करेंगे कोई तरह का जिसमें ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली उसमें अगर एयर पैसेज में भी नैरो है तो उसमें क्या होता है, आपका सांस रुकना शुरू हो जाता है, कम, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, तो फिर सांस ज़्यादा फूल जाता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन का टाइम है, थोड़ा सा इधर कीजिएगा। अभी आपका क्वेश्चन टाइम है, 2-3 मिनट के अंदर अंदर आप जो है ना वो, अब आप अपनी बातें बंद कर दें ज़रा, क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसके बाद जो है फिर आपका जो है वो टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप टेस्ट देंगे, ठीक है जी। नो मैथ, सिर्फ चैट ले जी, ठीक है। आपकी अपनी डिस्कशन अब क्लोज हुई, तो आप जो है वो अब टेस्ट की तैयारी भी करें, साथ साथ मुझसे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो पिछला हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप, या कुछ भी जो दिल करता है पूछ लो पुत्र, जो दिल करता है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ बायो के बारे में, मैथ के अलावा आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल फोकस करें बायो पे, क्योंकि आपने टेस्ट देना है, ठीक है। तो अभी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कोई बच्चा क्वेश्चन करे, ठीक है, कि जो क्वेश्चन आपके आज के, माउस दीजिएगा ज़रा, आज के आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या क्या हैं, और पता चलता है। मैंने वैसे पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है, थोड़ा सा आज क्लास अपनी बातों में ज़्यादा लगी रही है, तो अभी टेस्ट जो है वो पता चलाता है। कुछ बच्चों को तो बड़ा इंतज़ार भी था कि टेस्ट कब शुरू होता है और किस तरह से है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। अभी बेटा जल्दी से मुझे बताएं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक विच आर डिस्कस्ड अंडर दिस लेक्चर, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे आप क्लियर का मैसेज करें कि अगर आपको क्लियर है, कोई इशू नहीं है, तो फिर हम जो है वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर टेस्ट। अली बेटा टेस्ट दें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नंबर अच्छे नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपकी अपनी असेसमेंट है, खुद पता तो चले ना आपको कि आपने इतने दिन सुन के जो है वो क्या याद किया, क्या आपको है। 3 दिन पहले ज्वाइन किया है, अगर मैं टेस्ट अच्छा ना हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं हुआ तो मुझे बता दिया है ना, बस मुझे पता चल गया कि आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। बायो के सर को मैथ क्यों नहीं आता? ज़रूरी तो नहीं है ना, बायो के सर को बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, क्या चाहते हो भाई? कंप्यूटर आता है। अच्छा जी, शावेज़ है सर, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या पूरे चैप्टर, होपफुली हम कोई ग्रैंड टेस्ट इस तरह का लॉन्च करेंगे मंथली, या जब चैप्टर ख़त्म होगा उसका हम टेस्ट लिया करेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो। आपको मैंने एक असाइनमेंट भी देनी है अनकरीब, वो आपको अपलोड हो जाएगी। अभी आप फिल वक्त तो टेस्ट दें, वो भी आपका जब फुल ये चैप्टर का टेस्ट होगा ना, उसमें ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर क्लियर क्लियर, मतलब खाता साफ है सबका है। सर दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, कोई बात नहीं महक, आज के लेक्चर को सुनते हुए अगर आप देना चाहें तो मेरे ख्याल में दे लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है। नंबर कम आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं, आपने मुझे बता दिया, मुझे पता चल गया आपका फर्स्ट लेक्चर है, बाकी सबको पता चल गया। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, ये सोच के कि आपने स्ट्रगल ही छोड़ दी कि मुझे आता कुछ नहीं है, तो देन वो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन होती हैं, एंटी एलर्जिक होती हैं, एंटी हिस्टामिन होती हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। ले जी बेटा, आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ जाता है, टेस्ट अभी आपका लॉन्च हो जाएगा। आपको एक
से 2 मिनट के अंदर टेस्ट आपको शो हो जाएगा, जो MCQs बेस्ड टेस्ट है। आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास टेस्ट शो हो जाएगा। होपफुली रिफ्रेश के बगैर ही आपके पास शो हो जाएगा। अगर किसी को इशू हो तो वो मैसेज भी कर सकता है, मैं यहीं पे हूँ, अवेलेबल हूँ, आपको अकॉर्डिंगली गाइड जो है वो कर दूंगा। पेज अगर टेस्ट नहीं शो होता तो देन आप मुझसे कांटेक्ट करें, पेज वैसे ही आपको शो, जैसे ही हम लॉन्च करेंगे आपके पास उसका वो टैग आ जाएगा, तो आप उसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। विद इन द टाइम आपने जो है वो टेस्ट करना है। लेकिन जी टेस्ट आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन्वॉल्व, गैशियस एक्सचेंज इन्वॉल्व प्रोसेस जो है वो उसमें क्या क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से आपने एक ऑप्शन को कोई सा भी आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट का, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो ओके 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 जी ठीक, एक मिनट ये हुआ, ठीक है ओके। तो उसे आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास सेकंड MCQ है मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन द लीफ अकर थ्रू, 4 ऑप्शन है। स्टोमेटा है, जनरल सरफेस है, क्यूटिकल है, लेंटिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यू कैन टिक वन ऑफ देम एंड मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट MCQ आपके पास आ जाता है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर इन देयर एयर पैसेज वे, हमारे एयर हवा के गुजरने के रास्ते में कितने ब्रोंकाई हैं। 1 2 3 4 मैनी एटसेट्रा नॉन। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप टिक करें और उसके बाद आप नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डज द गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन, फेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई। यू कैन मेक द टिक आंसर करेक्ट ऑप्शन एंड मूव टू द नेक्स्ट। Which structure activity, question number 5, which structure activity actively help in the taking the air out of the lungs, nasal cavity, bronchus and bronchioles and diaphragm। आपने इसमें से एक को टिक करना है और उसके बाद आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। 1 मिनट तकरीबन आपके पास बाकी है। विद इन द 1 मिनट आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं जी 32 स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कौन बच्चे पूरे नंबर लेते हैं। आपने आज चैलेंज किया था बच्चों ने, एक दो ने, कि सर हमारा जो टेस्ट है बहुत अच्छा होगा। अभी पता चल जाता है कि आपके चैलेंज में कितना दम है और मेरे टेस्ट में कितना दम है, कि कितना मुश्किल टेस्ट है, ये कितना आसान टेस्ट है आपके लिए और आपकी तैयारी कितनी है, अभी पता चल जाएगा। सिर्फ आपके पास 40 सेकेंड हैं। 40 सेकेंड के बाद 40 सेकेंड, आफ्टर 40 सेकेंड यू हैव योर रिजल्ट्स अबाउट MCQs। होपफुली बच्चों ने कर लिया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। तो लेकिन अभी भी आधा मिनट है। आधा मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पे आपके पास आपके मार्क्स शो हो रहे होंगे, आपके नंबर, और इधर मुझे भी पता चल रहा होगा कौन कितने पानी में है, किसने कितना याद किया है, किसने कितनी गपशप लगाई है, अभी पता चल जाता है। इसलिए डोंट वरी और प्रिपेयर किया करें, तैयारी किया करें, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और अभी 4 सेकेंड हैं। अभी आपके MCQs का जो रिज़ल्ट है, ले जी MCQs का रिज़ल्ट शो हो रहा है मेरे पास। 5 नंबर वाला कोई नहीं आया अभी तक। 4 नंबर हैं बच्चों के मैक्सिमम, 4 मार्क्स। तो अभी तक हमारे पास है मोहम्मद 3 आउट ऑफ 5, मुबशर सबमिट करवा रहे हैं बच्चे भी, मुबशर 3 हैं और रिहाब 4 आउट ऑफ 5 हैं, नूर 4 आउट ऑफ 5 हैं। वाजिबा बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं, बट 5 आउट ऑफ 5 वाला कौन सा बच्चा है, जल्दी से आए सामने। 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5। कासिम के 4 हैं, वफ़ा के 2 हैं, आमना 3 हैं, मुबशर 3, मोहम्मद 3, उस्मान 3, शावेज़ 3, अली 3, क्लाउड के 3 हैं। क्लाउड बेटा अपना नाम ही बता दें। रिहाब 4 हैं, हिफ्ज़ा आपके 3 हैं और कासिम के 4 हैं। लें जी ये आपके पास आ गई है। सहर का 1 नंबर है। अलिशपा जी मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं, मैक्सिमम 4 नंबर ही लिए हैं बच्चों ने। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपने अब मुझे बताना है
कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और कल इसके हम डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। अभी तक बाकी बच्चों ने टेस्ट ही सबमिट करवाया, 29 टेस्ट तो आई थिंक मेरे पास नहीं आए अभी तक, 32 बच्चों ने दिया आई थिंक ऑनलाइन जो थे। तकरीबन 25 बच्चों के मेरे पास अभी तक रिजल्ट आए हैं। आप लोग टेस्ट नहीं देते चंद एक बच्चे, तो कोशिश किया करें टेस्ट ज़रूर उसमें टेक पार्ट किया करें। तो बस होपफुली अच्छा टेस्ट था, फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द 10th क्लास। तो होपफुली आपको जल्दी से असाइनमेंट भी जो है वो असाइन करते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो कल तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो कल तक के लिए